एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी सिलेबस को हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें आपको बताया गया कि बॉटनी फर्स्ट पेपर में हमें फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ना है। जिन लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया हो, बीएससी पार्ट 1 की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको सिलेबस का आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। चूँकि बॉटनी फर्स्ट पेपर में हमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक आपके लिए क्लास 11th में बायोलॉजी में शामिल थे और उसमें आपने ब्रीफ में इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने वहाँ पर नहीं ठीक ढंग से पढ़ पाए थे या वहाँ पर नहीं समझ में आया था, उनके लिए छोटा सा रिवीजन है। तो ये वीडियो ख़ास तौर से बीएससी के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और यहाँ पर जो आपके लिए ये ब्रीफ में कुछ नोट्स हैं, उनको आप नोट करके एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर या जिसको हिंदी में हम कवक कहते हैं, उनके सामान्य लक्षण अगर पूछे जाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। तो आज से हम जो वीडियो की एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स की, उसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और काफ़ी सारे टॉपिक उनको हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारा सिलेबस जो है उनका वो उनको क्लियर होगा। और प्लीज़ अपना सिलेबस पहले आप जान लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमें जो पढ़ना है वो फंजाई के बारे में पढ़ना है, जिनको हिंदी में हम कवक कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इनको हम फफूंदी कहते हैं। अभी जो सीज़न चल रहा है बरसात का, इसमें अक्सर जब आप कई दिनों तक ब्रेड को या रोटी को या चमड़े से बनी चीज़ों को छोड़ देते हैं नमी के संपर्क में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। अगर आप उस फफूंदी को हैंड लेंस से या माइक्रोस्कोप में देख सकें तो आपको पता चलेगा कि बहुत बारीक धागे के जैसे संरचनाओं का एक जाल सा बना हुआ है और उसके ऊपर अलग अलग तरह के रंग भी हैं। कभी वो स्मोकी ग्रे, कभी ब्लूइश कलर, कभी ग्रीनिश या येलोइश ग्रीन या ब्लैक, इस तरह के कलर्स में जो हैं आपको छोटे छोटे धब्बे जो हैं वो जाल के जैसे आपको देखने को मिलते हैं। ये फंगस कॉलोनीज़ हैं या फंजाई की कॉलोनीज़ हैं और ये जो फंजाई हैं वो एक तरह के पौधे हैं, लेकिन इनके लक्षण पौधों से कम मिलते हैं, जंतुओं से ज़्यादा मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक ग्रुप है और इसीलिए आप ध्यान दीजिए, आपने 11th में जब पढ़ा था तो आपने फंजाई को किंगडम प्लांटेई में नहीं पढ़ा था, वहाँ पर फंजाई के लिए एक अलग किंगडम था, किंगडम फंजाई। तो ये किंगडम एनिमेलिया में भी शामिल नहीं है, किंगडम प्लांटेई में भी शामिल नहीं है। अपने यूनिक कैरेक्टर्स की वजह से ये एक अलग किंगडम है, लेकिन प्लांट से मिलते जुलते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड प्लांट हैं, एक ख़ास तरह के पौधे हैं जिनमें कुछ पौधों के लक्षण हैं लेकिन काफ़ी पौधों के लक्षण नहीं हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फंजाई अपने आप में, जिनको हिंदी में हम कवक कहते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है। लगभग 1,44,000 से ज़्यादा प्रजातियां जो हैं कवकों की आज तक खोजी गई हैं और कुछ लोगों के अनुसार ये लगभग 2 लाख हैं। तो लगभग 1 से 1.5 लाख या 2 लाख के बीच में इनकी संख्या है। तो उतनी प्रजातियां या स्पीशीज़ कवकों की आज तक खोजी गई हैं और इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियां या कवकों की जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनकी स्टडी के लिए ज़रूरत महसूस की गई कि एक बड़ी स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाई जाए बायोलॉजी में, जिसमें हम कवकों का अध्ययन करें। तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से बात को याद रखिएगा। एक ब्रांच है, उसको कहते हैं माइकोलॉजी। ये नाम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से। तो माइकोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं, यानी कि फंजाई की स्टडी करते हैं। तो वो नाम याद रखिएगा, माइकोलॉजी। और जो वैज्ञानिक कवकों का अध्ययन करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो माइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम फंजाई के कैरेक्टर्स का, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, उनके क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। चलिए जो मेन हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। कवकों के सामान्य लक्षण,
करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। तो कवक चूंकि एक तरह के पौधे हैं तो इनके जो सामान्य लक्षण हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लक्षण उनमें ऐसे हैं जो विशेष रूप से उनमें पाए जाते हैं और किसी दूसरे पौधों में या जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ लक्षण यहाँ पर डिस्कस किए गए। देखिए, पहला जो सामान्य लक्षण है, कवक यूकैरियोटिक, रंगहीन, सूक्ष्मदर्शी, जीवधारी होते हैं। आप जीवधारी की जगह पौधे भी कह सकते हैं। यूकैरियोटिक, आपको पता है दो तरह की जीवित कोशिकाएं होती हैं, एक तो वो जिनमें निश्चित केंद्रक और समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं, उनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और जिनमें निश्चित केंद्रक भी नहीं होता है और भित्ति से घिरी हुई कोशिकांग संरचनाएं भी नहीं पाई जाती हैं, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए ये पौधे हैं, तो ये यूकैरियोटिक जीवधारी हैं, यूकैरियोटिक हैं। रंगहीन है, यानी इनमें किसी तरह के वर्णक नहीं पाए जाते हैं, किसी तरह के पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, और इसीलिए सारे कवक रंगहीन होते हैं। जो आपको रंग दिखता है कवकों के साथ, वो एक्चुअली उनके शरीर का रंग नहीं होता है, उनके द्वारा बनाए गए स्पोर्स का, बीजाणुओं का रंग होता है। हर अलग अलग प्रजाति में बीजाणुओं के रंग अलग अलग होते हैं। तो बीजाणुओं में तो उनके वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन अपने आप उनके शरीर में कोई रंग नहीं होते हैं, इसलिए ये रंगहीन होते हैं। और रंगहीन होने के कारण ही अपना भोजन नहीं बनाते, इसलिए वो परपोषी होते हैं। इसका आगे डिस्कशन करेंगे। तो सारे कवक यूकैरियोटिक हैं, उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, रंगहीन होते हैं, बिना वर्णक वाले, सूक्ष्मदर्शी हैं। बिना माइक्रोस्कोप के आपको शरीर कवकों का देखना मुश्किल है। आप उसके दूसरी संरचनाएं शायद बिना माइक्रोस्कोप के सीधे सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी शामिल है या और दूसरी संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन उसके शरीर को जो है वो आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी पौधे हैं, ये सूक्ष्मदर्शी जीवधारी हैं। अगला लक्षण देखते हैं, नंबर 2, कवक अपने पोषण के आधार पर परपोषी होते हैं, अतः यह परजीवी अथवा मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब पोषण अगर किसी जीवधारी का आप देखें तो वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो अपना पोषण स्वयं निर्मित करता है, किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है, ऐसा जीवधारी कहलाता है स्वपोषी। स्वपोषी केवल हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और उसके लिए उनके अंदर हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरिम। लेकिन जो कवक हैं इनमें पर्णहरिम जैसा कोई वर्णक नहीं होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी कारण ये दूसरे जीवधारियों पर निर्भर होते हैं। तो याद रखिएगा, जो जीवधारी अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं निर्मित करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको परपोषी कहते हैं, अंग्रेजी में हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। तो सारे कवक अपने पोषण के आधार पर परपोषी होते हैं। 1.5 लाख के आसपास या उससे भी ज़्यादा कवकों की प्रजातियां खोजी गई हैं, फंजाई की स्पीशीज खोजी गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्वपोषी नहीं है, सब परपोषी हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। अब जो परपोषी हैं वो भी दो तरह के होंगे। अगर कोई परपोषी अपना भोजन किसी दूसरे जीवधारी के शरीर से प्राप्त करेगा तो उसको कहेंगे परजीवी, अंग्रेजी में कहते हैं पैरासाइट। और अगर वो किसी सड़ी गली मृत वस्तु से अपना भोजन प्राप्त करेगा तो उसे कहते हैं मृतोपजीवी, अंग्रेजी में कहते हैं सैप्रोफाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवक जो हैं वो अपने पोषण के आधार पर परपोषी तो हैं, लेकिन या तो वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं या मृतोपजीवी के रूप में। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से इस बात को याद रखिएगा। वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक होते हैं, ऑप्शन में आपको मिलेगा परजीवी, मृतोपजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो आपका आंसर है सही परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन अगर आपने पैरासाइट यानी कि परजीवी या मृतोपजीवी पर टिक किया है, वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि मृतोपजीवी या परजीवी जो है वो एक तरह के परपोषी हैं। तो सही आंसर परपोषी होगा। तो इस शब्द को जरूर याद रखिएगा। तो सारे कवक अपने पोषण के आधार पर परपोषी होते हैं, जो या तो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं या मृतोपजीवी के रूप में। जो मृतोपजीवी हैं ये किसी भी मृत शरीर को सड़ा गलाकर उसमें पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों यानी कि
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनको सरल अणुओं में बदल देते हैं और उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका इस्तेमाल अपने पोषण के रूप में करते हैं। अगर मृतोपजीवी जीवधारी जो कि फंजाई या कवकों के अलावा बैक्टीरिया भी होते हैं, अगर ये दुनिया में ना पाए जाते तो फिर किसी भी जीवधारी की मृत्यु होने पर उसका शरीर जो है, मृत शरीर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा ऐसे ही बना रहता। इससे आगे बहुत परेशानियां होती, जो जीवधारी हैं दूसरे, उनको रहने की जगह कम पड़ती और कभी भी भूमि को पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होते जो मृत शरीरों के अपघटन यानी कि सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं। तो ये जो कवक हैं जो मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ये भूमि में पोषक तत्वों को पहुंचाने में भी सहायता करते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों के अपघटन द्वारा या उनके सड़ाने गलाने को। अपघटन को अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो मृतोपजीवी कवक सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कवकों में शरीर सुकाए के रूप में होता है जिसे माइसीलियम या हिंदी में कवक जाल कहते हैं। यह धागे के समान हाइफी, हिंदी में कवक सूत्र कहते हैं, द्वारा निर्मित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सारे कवक जो हैं उनका शरीर एक थैलस के रूप में होता है जिसको हिंदी में सुकाए कहते हैं। थैलस वो शरीर होता है पौधों का जिसमें जड़, तना, पत्ती का कोई अंतर नहीं होता है या इस तरह की संरचनाएं निश्चित रूप से उसमें दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट नहीं होती हैं। तो ऐसा शरीर सुकाए या थैलस कहलाएगा। अब यहां पर याद रखिएगा, कवकों का शरीर सुकाए के रूप में यानी कि थैलस के रूप में तो होता है, लेकिन उसको माइसीलियम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कवक जाल। तो कवक जाल जो है, उसका नाम ही कवक जाल है, तो वो एक जाल के जैसा, एक नेटवर्क के जैसा होता है और वो नेटवर्क या जाल बहुत बारीक बारीक धागों से मिलकर बना होता है। वो धागे जो हैं इसके शरीर की इकाई होती हैं, उन धागों को हाइफी कहते हैं, हिंदी में कवक सूत्र कहते हैं। अब ये हाइफी भी कई तरह के होते हैं। अगर कोई हाइफी इस तरह के हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि उसमें शाखाएं भी हैं और उसके साथ साथ उस हाइफी के अंदर इस तरह की विभाजक भित्तियां भी हैं, और ये विभाजक भित्तियां जो दिखाई दे रही हैं, इनकी वजह से ये जो हाइफी है ये अलग अलग भागों में बट गया है और ये बहुकोशिकीय हो गया है। तो ये जो विभाजक भित्तियां हैं ये, इनको कहते हैं अंग्रेजी में सेप्टा या पट भी कहते हैं हिंदी में इनको। तो ये सेप्टा या पार्टीशन वॉल की वजह से ये हाइफी जो है वो सेप्टेट कहलाएगा, और चूंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं तो इसको मल्टी सेलुलर भी कहेंगे। तो अगर कोई हाइफी ऐसा है जिसमें कई सारे सेप्टा या पार्टीशन वॉल हैं तो उसको सेप्टेट मल्टी सेलुलर कहते हैं, और अगर उसकी हर कोशिका में एक केंद्रक है तो ये मोनोकैरियोटिक हाइफी कहलाएंगे, और अगर इसकी हर कोशिका में दो केंद्रकों का जोड़ा होता यानी कि दो दो केंद्रक होते तो इसको डाइकैरियोटिक कहते। तो या तो ये डाइकैरियोटिक होगा या मोनोकैरियोटिक होगा। तो ये हाइफी जो है वो सेप्टेट और मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन एक और तरह के हाइफी हो सकते हैं जिसमें हाइफी में कोई सेप्टा या पार्टीशन वॉल नहीं होती हैं। पूरा जो हाइफी है वो एक कोशिकीय लगता है देखने में, और उसमें बहुत सारे केंद्रक जो हैं कोशिका द्रव में वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। तो ये ऐसा हाइफी है जिसमें कोई सेप्टा नहीं है और इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। तो ये नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी है। आमतौर पर ऐसे हाइफी को सीनोसिटिक हाइफी कहते हैं, सीनोसिटिक हाइफी। तो कुछ फंजाई में जो माइसीलियम है वो सीनोसिटिक हाइफी का बना होता है, और कुछ में जो माइसीलियम है वो इस तरह के सेप्टेट हाइफी का बना होता है। यहाँ पर देखिए, ये सेप्टेट और यूनी न्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक हाइफी का एक जाल है, यानी कि ये जो है ये पूरा एक माइसीलियम है, और इस माइसीलियम से फिर
ऊपर की तरफ ये संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये स्पोर बनाने वाली संरचनाएं हैं जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं और उनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। तो आप जब भी कभी किसी कवक को देखते हैं तो जो उसका शरीर है वो ऐसे ही एक जाल के रूप में दिखता है जिसको आप आमतौर पर माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। और उस जाल में ये जो धागे के समान संरचनाएं एक दूसरे से उलझी हुई एक बड़ा नेटवर्क बनाती हैं, ये हाइफी या कवक सूत्र कहलाती हैं। और वो या तो इस तरह की सेप्टेट और मल्टी सेलुलर होंगी या फिर वो इस तरह की नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट होंगी जिन्हें सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। तो अच्छा टॉपिक है ये, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। तो ये माइसीलियम की बात हो गई। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं सामान्य लक्षणों में। कवकों में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल काइटिन द्वारा निर्मित होती है। अब देखिए, जिस लक्षण के आधार पर कवकों को पौधों के समान माना जाता है उस लक्षण में भी वो पूरी तरह से पौधों के समान नहीं है, हरे पौधों के समान नहीं है। हरे पौधों में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी, आपने पहले पढ़ा है, सेलुलोज की। तो यहां पर सेलुलोज नॉर्मली एब्सेंट रहता है। 80% से ज्यादा जो कोशिका भित्ति है कवकों की वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन का पाया जाना पौधों का लक्षण नहीं है। ये सामान्य रूप से फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में शरीर पर एक बाह्य परत के रूप में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के सदस्य कीट या इंसेक्ट्स कहलाते हैं और उनके शरीर पर जो बाह्य परत होती है उसको बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो इस काइटिन का बना होता है। तो ये काइटिन पौधों का सामान्य गुण नहीं है, ये आमतौर पर आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाया जाता है, लेकिन ये फंजाई की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको कि कवकों में कोशिका भित्ति निर्मित होती है। आपके लिए ऑप्शन होंगे, उसमें काइटिन ऑप्शन होगा, उसको याद रखिएगा। 5वां पॉइंट देखते हैं, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। यह भी एक ऐसा लक्षण है कवकों का जो सामान्य हरे पौधों के समान नहीं है। हरे पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थ कोशिकाओं में होता है वो स्टार्च के रूप में होता है जिसको हिंदी में मंड कहते हैं, लेकिन कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये जंतुओं का लक्षण है। हमारे शरीर में भी संचित भोज्य पदार्थ लिवर में अक्सर जो है बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर हो जाता है और वो ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। तो कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है जो कि जंतुओं का एक लक्षण है। अगला पॉइंट देखते हैं, 6वां पॉइंट है, कवकों में जनन वर्धी विधि, अलैंगिक विधि व लैंगिक विधि द्वारा होता है। 3 मेथड है रिप्रोडक्शन के कवकों में, फंजाई में। या तो वो वर्धी जनन करते हैं यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर अलैंगिक जनन करते हैं यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर लैंगिक जनन करते हैं यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो वर्धी जनन है उनका, उसमें या तो वो बडिंग करते हैं, बडिंग को हिंदी में मुकुलन कहते हैं, और उसमें फंगस के किसी भाग से, कवकों के शरीर के किसी भाग से एक बाह्य वृद्धि निकलती है, आकार में बड़ी होती है, फिर वहां से अलग हो जाती है, उसको बड कहते हैं और ये मेथड जो है वो बडिंग कहलाता है। फिशन और फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक तरह के विखंडन है जिसमें शरीर जो है या माइसीलियम जो है वो खंडों में टूटता है। अगर एक कोशिकीय शरीर है किसी कवक का और वो 2 कोशिकाओं में टूट जाता है, ये फिशन है। और अगर एक खंड युक्त या एक धागे के समान शरीर है जो छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा और हर खंड से एक नया शरीर बनेगा, ये फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग, ये तीनों वर्धी जनन की विधियां हैं जिसको कायिक जनन भी कहते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन जो है वो ऐसी विधि होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं और उनके अंकुरण से नया शरीर बनता है। तो जो कवकों में अलैंगिक जनन होता है उसमें जो बीजाणु बनते हैं अधिकतर वो या तो कोनेडिया के रूप में बनेंगे, जूस्पोर के रूप में बनेंगे या अप्लेनोस्पोर के रूप में बनेंगे। इसके अलावा एक और नाम भी है, स्पोरेंजियोस्पोर, जैसे यहां पर दिखाया गया है। ये एक कवक का माइसीलियम है और उससे ये ऊपर की तरफ विशेष शाखाएं निकली हैं। इन शाखाओं को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर हैं। उनके अगले सिरे फूल कर घुंडी के समान, नॉब के समान संरचना बनाते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स।
स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो ये भी स्पोर्स जो है वो बनते हैं, खासतौर से ये राइजोपस जैसे कवकों में बनते हैं। तो ये स्पोरेंजियो स्पोर्स, अप्लेनो स्पोर्स, जू स्पोर्स और कोनिडिया, इस तरह के स्पोर्स जो है अलैंगिक जनन में देखने को मिलेंगे। ये कोनिडिया का निर्माण हो रहा है, ये एक हाइफी है, माइसीलियम का एक भाग है और उससे ये एक विशेष शाखा निकली है जिसको कोनिडियोफोर कहेंगे, और उसका सिरा जो है वहाँ पर थोड़ा सा फूलता है वो, और एक कोनिडिया के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगली कोनिडिया बनेगी उसके नीचे, तो ये एक एक करके कोनिडिया बनते चले जाएंगे और ये पूरी चेन बन जाएगी। ये कोनिडिया माइसीलियम की हाइफी के बाहरी सतह पर बनते हैं, और जो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं या जूस्पोर्स हैं, ये किसी भी संरचना के अंदर बनेंगे। तो ये एंडोजीनस स्पोर्स कहलाएंगे और ये एक्सोजीनस स्पोर्स कहलाएंगे। कोनिडिया जो हैं वो एक्सोजीनस स्पोर्स हैं, यानी कि ये ऐसे स्पोर्स हैं जो सतह के बाहर या किसी संरचना के बाहर बनेंगे, चेन के श्रृंखला के रूप में बनेंगे। चाहे वो कोनिडिया हो, चाहे वो स्पोरेंजियोस्पोर्स हो, ये जब अंकुरित होते हैं तो इनके अंकुरण से फिर एक नया माइसीलियम तैयार होता है। तो कवकों में अलैंगिक जनन जो है वो इन स्पोर्स की निर्माण के द्वारा होता है। लैंगिक जनन की जो क्रिया है कवकों में, उसमें खास कैरेक्टर है कि वो 3 चरणों में या 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। उसमें से पहली अवस्था कहलाती है प्लाज्मोगैमी, जिसमें 2 अलग अलग संरचनाओं के प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। उसके बाद उनके केंद्रक जो है वो आपस में संयोग करते हैं, इस चरण को कहते हैं कैरियोगैमी। और उसके बाद एक द्विगुणित डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और उसमें फिर मियोसिस की क्रिया होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद नए अगुणित बीजाणु बनते हैं और वो जो जाइगोट बना था वो एक विशेष संरचना में परिवर्तित हो जाता है। उस संरचना को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ये सेंटेंस भी याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में स्पोर निर्मित करने वाली विशेष संरचनाएं निर्मित होती हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, जैसे एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प इत्यादि। तो काफ़ी सारे कवकों का ये लक्षण है कि उनमें जब लैंगिक जनन होता है तो उनके लैंगिक जनन में जाइगोट जो है कुछ समय बाद वो ऐसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है जो स्पोर्स या बीजाणु बनाती हैं। ये संरचनाएं फ्रूटिंग बॉडी कहलाती हैं। और क्लास एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं आमतौर पर उनको एस्कोकार्प कहते हैं, और क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं उनको बेसिडियोकार्प कहते हैं। देखिए, ये एक बेसिडियोकार्प का डायग्राम है। 2 हिस्सों में विभाजित संरचना होती है। ये इसका अक्ष होता है और ये इसकी छतरी के समान संरचना होती है। इसको पाइलस कहते हैं, और जो ये नीचे अक्ष के समान संरचना है इसको स्टाइप कहते हैं। तो ये जो संरचना है ये एक्चुअली बेसिडियोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी है, और इसमें नीचे की तरफ ये चपटी संरचनाएं जो लगी हैं इनकी सतह पर स्पोर्स बनते हैं जिनको बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। ये संरचना जमीन के ऊपर निकल के आती है और जमीन की या पृथ्वी की या भूमि की सतह के नीचे ऐसा जाल होता है पूरा, वो माइसीलियम होता है। ये खाने योग्य होती है और जब आप इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उस फंजाई को आमतौर पर मशरूम कहते हैं। तो जो मशरूम आप खाते हैं वो मशरूम एक्चुअली उस कवक का बेसिडियोकार्प होता है जो खाने योग्य होती है। और नाम याद रखिएगा, अगैरिकस, ये एक जीनस का नाम है अगैरिकस, और इस जीनस की जो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प है उसी को हम मशरूम के रूप में खाने में इस्तेमाल करते हैं। कई सारी स्पीशीज हैं अगैरिकस की, अगैरिकस अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस जो है या अगैरिकस बाइस्पोरा जो है, ये 2 सबसे कॉमन स्पीशीज हैं अगैरिकस की जिसका इस्तेमाल मशरूम के रूप में भारत में किया जाता है, और उसकी यही बेसिडियोकार्प जो है वो खाने योग्य होती है। तो नाम याद रखिएगा, बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है ये, और मशरूम के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आखिरी लक्षण है उनका, अनेक परजीवी कवक रोगजनक होते हैं जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे पैरासिटिक फंजाई यानी कि परजीवी कवक ऐसे हैं जो रोगजनक भी होते हैं।
हम लोगों में या जंतुओं में इनके द्वारा तो इतने रोग नहीं होते हैं, लेकिन पौधों के अंदर बहुत सारे हानिकारक रोग जो हैं कवकों द्वारा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाइट रस्ट, ये क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्यों में होने वाला एक रोग है, खासतौर से सरसों के पौधों पर। इसके अलावा ब्लैक स्टेम रस्ट, ये गेहूं के पौधे पर होने वाला एक रोग है। स्मट, ये गेहूं, बाजरा, मक्का या दूब घास पर होने वाला एक रोग है। या पाउडरी मिल्ड्यू, कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्यों में ये बहुत कॉमनली ये रोग हो जाता है, पत्तियों पर रुई के जैसे सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये सब रोगों के नाम हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, स्मट, ब्लैक रस्ट, वाइट रस्ट, जो बहुत सारे परजीवी कवकों के द्वारा होते हैं। अब इसमें जो है वाइट रस्ट एल्ब्यूगो के द्वारा होता है, कवक का नाम है जीनस का। ब्लैक स्टेम रस्ट पक्सिनिया के द्वारा होता है। आप यहाँ पर नाम देखिएगा और सही स्पेलिंग के साथ उनको याद रखिएगा। एल्ब्यूगो ये कवक का नाम है जीनस का, जिसके द्वारा वाइट रस्ट रोग होता है। ब्लैक स्टेम रस्ट जो है वो पक्सिनिया जीनस है, इसकी अलग अलग स्पीशीज़ के कारण ये रोग होता है, तो ये कवक की जीनस का नाम है पक्सिनिया। स्मट जो है वो अस्टिलागो ये जीनस का नाम है, जिसके कारण स्मट रोग होता है। पाउडरी मिल्ड्यू इरिसाइफी, ये एक जीनस का नाम है कवक की, जिसके द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। तो कुछ परजीवी कवक भी होते हैं जो खासतौर से पौधों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये सामान्य लक्षण हैं। आप चाहें तो इस हिस्से का एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसको फिर आराम से आप नोट कर सकते हैं। तो ये पहले टॉपिक के तौर पर आपके लिए आज यहाँ पर डिस्कस किया गया सामान्य लक्षण। अगले वीडियो में हम जो कवकों का वर्गीकरण है एलेक्सोपोलस मिम्स के द्वारा दिया गया, उसको डिस्कस करेंगे। और ये दोनों टॉपिक नोट के तौर पर भी आपको लिखने में काम आते हैं, और उसके अलावा इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ नोट्स एक एक करके बॉटनी और ज़ूलॉजी के पेपर्स में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, देखते रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपको टॉपिक यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं उनमें आपको कोई भी दिक्कत समझने में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और फिर अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनका जवाब दे सकूँ।